मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2006 से बुधनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस समय उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें बुधनी से 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है। स्थानीय बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री की जीत को लेकर पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2006 से बुधनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस समय उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें बुधनी से 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है। स्थानीय बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री की जीत को लेकर पूरा भरोसा है। यहाँ पर स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी, लेकिन आप देखेंगे कि बक्सरा, साहेबगंज, बुधनी, रहटी, लाड़कुई, यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों में भी कॉलेज की स्थापना हुई है। सड़कों का जाल बिछा है। ITI यहाँ पर है, उन्नत किस्म की ITI हमारे साहेबगंज, बुधनी, रहटी में है। इसके बाद CM राय स्कूल है और अभी बहुत बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की माननीय मुख्यमंत्री जी दी है, जो कि बड़े बड़े शहरों में नहीं होती और बुधनी में ये सौगात दी है। तो विकास तो बहुत हुए हैं। फैक्ट्रियां हैं, 2 फैक्ट्रियां हमारे क्षेत्र में हैं। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चौहान 18 साल से शासन कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। जिस विधानसभा से मुख्यमंत्री हो, उस विधानसभा का विकास की बाहर इस बात से बयां की जा सकती है कि यहाँ से आप पूरी विधानसभा में जाइए तो गड्ढों में रोड या रोड में गड्ढे, ये आप अंतर साफ नजर आ जाएगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 18 साल से बुधनी विधानसभा से 5 विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। 4 बार के आप मुख्यमंत्री हैं। आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों की गणना आप करा दें तो बुधनी की जनता आपको शिवधार मानती रहेगी। बुधनी के कई निवासी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में काम से संतुष्ट हैं। बिजली हमारे यहाँ तो 24 घंटे चल रही है, नल की व्यवस्था है। रोजगार की बात करें तो रोजगार का लाइट है सर, तो रोजगार तो हम खेतीबाड़ी करते हैं, तो हम तो बढ़िया 3 फसल ले रहे हैं। लाइट के बढ़िया चल रहा है तो फसल हो ही रही है। निरंतर विकास प्रक्रिया जारी है। मतलब बुधनी में बहुत सारी चीज़ें शिवराज जी ने यहाँ दी हैं, जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है हॉस्पिटल की यहाँ पे, और मेडिकल कॉलेज जो बहुत, ये मेडिकल कॉलेज अभी तक क्या होता, संभाग क्षेत्रों में होता था, संभाग में होता था। अब ये बुधनी विधानसभा में बहुत अच्छी ये सौगात अपने को मिली है, मतलब ये शिवराज जी की वजह से मिली है। मैं खुद जॉब वाली हूँ, हमारे यहाँ सब जॉब कर रहे हैं, सबको रोजगार मिले। इतना रोजगार बुधनी में इससे पहले कभी नहीं था। बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता शिक्षा के लिए, यहाँ सब कुछ होता है। इतना अच्छा मेडिकल खुलने के लिए मामा जी ने जो कार्य यहाँ किया है, वो शायद बड़े बड़े शहरों में भी कहीं नहीं हो रहा होगा जो आज विकास बुधनी में हुआ। स्वास्थ्य की बात की जाए तो हॉस्पिटल आप लोगों के सामने है, सब देख रहे हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बुधनी में इतना कुछ बन सकता है। हालांकि सभी लोग खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि यहाँ भारी संख्या में बेरोजगारी है। हर आदमी बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार हैं। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बात की जाए तो किस प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कहाँ यहाँ डॉक्टर की उपलब्धता है कि नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ तो और परमिट और कट गया। उधर कुछ नहीं हुआ, हमारे तो मकान और टूट रहे हैं। विकास उधर हुआ है, उधर मकान बने हैं, हमारे इधर तो मकान और टूट रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज आने से तो हमारे मकान और जा रहे हैं। नहीं, विधानसभा क्षेत्र में विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके तरफ अभी तक गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं गया है, तो अभी भी बेरोजगारी में ही पड़े हैं। मतलब ना उनके लिए कोई सुविधा दी गई है और ना देना चाहती है। फिर से एक बार और CM शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिली है, तो क्या लगता है आपको? लगता क्या है, अब यहाँ से तो खैर उनका तो निश्चित ही है। बाकी
कुछ लोग तो बहिष्कार करेंगे इस चुनाव का, जिनका काम नहीं हो रहा वो तो बहिष्कार करेंगे ही करेंगे। जब यदि बात की जाए युवाओं के रोजगार की, तो बुधनी में युवाओं को रोजगार को लेकर स्थिति बिल्कुल निचले स्तर पर है, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कंपनी, जो कि उन्हीं की कंपनी है, कोई हिस्सा नहीं, उसके बाद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, कुछ नहीं। जिसको देखो वो आदमी को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। क्यों बाहर का आदमी यहाँ के काम कर रहा है? ट्राइडेंट जैसी कंपनियां हैं, सिर्फ लेबर क्लास में ही बुधनी के लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी ऑफिसर वर्ग में बुधनी के लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं है यहाँ। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीट हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 114 सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 109 सीट मिली थी। कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन लिया। मार्च 2020 में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई वफादार विधायक उनके साथ बीजेपी में चले गए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर सत्ता में लौट आए। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की पाटन सीट राज्य की हॉट सीटों में से एक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से विधायक हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके दूर के भतीजे विजय बघेल को मैदान में उतारा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की पाटन सीट राज्य की हॉट सीटों में से एक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से विधायक हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके दूर के भतीजे विजय बघेल को मैदान में उतारा है। आज जो परिदृश्य पाटन में देखने मिल रही है, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जगह जगह शराब बिक रहे हैं, गली में, मोहल्ले में, कुचे में, यहाँ तक के सट्टे जुए आम बात हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जो हमारे धरती के देवता कहे जाने वाले किसानों के साथ दादागिरी हो रही है। बात यहाँ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ तो दूसरी तरफ भाजपा से विजय बघेल जी सांसद जो हैं उनको टिकट दिया गया है। यहाँ अगर आम जनता से अगर कहा जाए कि कौन भारी होगा, तो आज की स्थिति में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निर्णय दे सके, क्योंकि दोनों का पलड़ा भारी है। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ है। वो 1993 के विधानसभा चुनावों के बाद से इस सीट से 5 बार चुने गए हैं। हालांकि 2008 में विजय बघेल ने सीएम भूपेश बघेल को 7,842 वोटों से हरा दिया था। बाद में दोनों के बीच कोई राजनीतिक टकराव नहीं हुआ। विजय बघेल 2019 में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। टक्कर तो देगा, लेकिन मुख्यमंत्री को आना मुश्किल ऐसा लगता है। बाकी देखो अब आगे क्या, उतना है साफ नहीं हो रहा है ना माहौल इस कारण, मतलब टक्कर तो देगा, इतना पक्का है। राज्य में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगातार बहस करते रहे हैं। उन्होंने जो गंगा जल का सौगंध लेके शराबबंदी की बात कही थी, वो शराबबंदी मूलतः नहीं हुई है और उल्टा गांव-गांव में शराब की गंगा जल बह रही है। इस कारण से गांव में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, वाद विवाद, बलात्कार, हत्या, सारी जितने भी ऐब है वो हो रही है। इस कारण से कांग्रेसियों का, भूपेश बघेल का क्षेत्र में बहुत ही सारा नकारात्मक बात आ रही है। इस कारण से इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और हमारी भाजपा विजय बघेल जी को एक तरफा जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में तो है नहीं, वो केवल चुनावी इनका मुद्दा है। और जहां तक बात है शराबबंदी की, अगर बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों बात नहीं करते? वहां तो महिलाओं के लिए अलग शराब दुकानें खोली जा रही है और जो है राजस्व बढ़ाने के लिए फटकार लगाते हैं शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को, शराब जो आबकारी अधिकारियों को, तो वहां पे शराबबंदी की बात क्यों नहीं करते?
कुछ लोगों का मानना है कि वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र होने के नाते यहाँ की बुनियादी सुविधाओं का काफी विकास हुआ है। और आज से जैसे 5 साल पहले और अब 5 साल में देखें तो बहुत अंतर है। यहाँ की सड़कें, पानी की सुविधाएं, सब आवागमन के साधन सब बहुत बढ़िया हो गया है और 2 साल में इतना अच्छा हुआ है कि हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा काम हुआ है। इस 5 सालों में भूपेश जो सरकार बनाई है उसमें महिला समूहों को आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं और ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ के संस्कृति और उसके जितने कल्चर है उसको बखूबी धरातल पे लाके रखे हैं, चाहे खेल के रूप में हो, त्योहारों के रूप में हो। और जो इस क्षेत्र में योजनाएं किसानों के लिए, युवाओं के लिए किया है वो बहुत लाभकारी रहा है। किसान सुदृढ़ हुए हैं। अगर केवल पाटन विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी अगणित विकास कार्य हुए हैं। जैसे कि वहाँ सड़कों का जो जाल बिछा है, काफी अच्छी सड़कें वहाँ बनी हुई हैं सरकार आने के बाद, भूपेश बघेल जी के शासनकाल में। हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय वहाँ बना है, कृषि महाविद्यालय बना है वहाँ पे। हालांकि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के विकास के दावों का खंडन करते हुए सरकारी ठेकों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से न पाटन क्षेत्र के विकास तो कहीं पे नहीं दिखा थे। सिर्फ वो अपन कार्यकर्ता के विकास करत है इतना बस है कि अपन पाटन में न तो स्वास्थ्य की चिंता है, न तो शिक्षा की चिंता है, न हमारे युवा भाई मन जो बेरोजगार है ओकर चिंता है। वो लोग सिर्फ अपन आप के चिंता है, वो लोग घोटाला करे से फुर्सत नहीं है, तो आम जनता के बारे में वो सोच ही नहीं सकते है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 68 सीटें जीती थी। बीजेपी 15 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। सत्तारूढ़ पार्टी ने 2018 के बाद 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत दर्ज कर राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। वर्तमान में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। अब बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान के 2 हफ्ते बाद भी तोमर अभी तक दिमनी नहीं आए हैं। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने से वे नाखुश हो सकते हैं। तोमर मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट से सांसद हैं और दिमनी मुरैना जिले का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान के 2 हफ्ते बाद भी तोमर अभी तक दिमनी नहीं गए हैं। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने से वे नाखुश हो सकते हैं। तोमर मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट से सांसद हैं। दिमनी मुरैना जिले का हिस्सा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, या ये मानिए कि जैसे ही उनकी घोषणा हुई तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लगने लगा कि ये टिकट उन पर थोप दिया गया। उनकी कहीं भी स्वीकार्यता नहीं थी। जब भी उनसे पत्रकारों ने भी पूछा तो बड़े असहज हो गए थे वो। उसके बाद आज तकरीबन 12-13 दिन हो गए होंगे और वो दिमनी में प्रवेश तक नहीं कर पाए। बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि तोमर बड़े जनाधार वाले नेता हैं और वे पार्टी के निर्देश का पालन करेंगे। चुनाव वही लड़ता है जिसने जनता से हमेशा संवाद रखा हो, जनता के दिलों पर राज किया हो। केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे जो भी मंत्री लड़ रहे हैं वो जनता से सीधे जुड़े हुए नेता हैं। इसलिए छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, ये तो वैसे लोगों की बात करना है। रही 2 ही सदन होते हैं, एक लोकसभा एक विधानसभा। यहाँ पार्टी ने आदेश दिया है, वहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार विधानसभा चुनावों के लिए मौजूदा सांसदों को मैदान में उतरने के बीजेपी के फैसले का मकसद शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के हिसाब से देखें तो कोई भी पार्टी अपने किसी बड़े नेता को इसलिए मैदान में उतारती है कभी कभी विधानसभा के चुनाव में कि वो आसपास की 5, 7, 10 सीटों पर प्रभाव डाले, है ना। तो नरेंद्र सिंह को उतारने के पीछे भी हो सकता है यही रणनीति हो। लोगों की इस बात पर अलग अलग राय है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है। उनकी चिंता इलाके का विकास है। बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी में रहेंगे, को हुआ है साफ गए पर, लेकिन भाई ये लाइट की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। किस तरह की परेशानी है? लाइट ट्रांसफार्मर ही ना टिक पावत। अरे 6 महीना पीछे 3 बार फुक जाते। अधिकारी वगैरह सुनते नहीं है? वो ना सुनते जाओ, अधिकारी ऐसे ही रहेगा अधिकारी। यहाँ पे नॉर्मल आदमी की खाद की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है और शिक्षा के प्रति ज़्यादा आदमी मतलब स्कूल नहीं है और रोडों पे कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि जहाँ पर रोड होनी चाहिए, पानी भर रहा है, पानी का निकास नहीं हो पाता है, आदमी गंदगी से भी बहुत परेशान रहता है गांव में। और कोई भी पार्टी का जैसे मतलब बन जाता है क्या, उसके बाद में फिर मतलब वो इस मुद्दे विकास के मुद्दे पे ध्यान ही नहीं दे पाता है। समाज का विकास आवश्यकता है, अगर शासन उनके अनुरूप आवश्यकताएं मुहैया कराता है तो उसमें उसका प्रभुत्व रहता है, और अगर उनमें विफल होती है सरकार तो विपरीत स्थिति बनती है। यहाँ पे पूर्व में विधायक कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस की अटकलें अच्छी प्रतीत दिखाई दे रही हैं और फिर समय के अनुसार है, अभी चुनाव में समय है, परिस्थिति बदल भी सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। और इनका जो नेता यहाँ के वादे जो करते हैं, हमारे यहाँ तो मान लो यहाँ दिमनी की बात करें तो जो वादे सरकार ने किए थे वो लगभग पूरे हुए। यहाँ पे एक कॉलेज की घोषणा करके गए थे शिवराज सिंह जी, शासकीय कॉलेज की, तो वो हमारा शासकीय कॉलेज उन्होंने दे दिया, वो बन गया यहाँ पे दिमनी में। और ये हाईवे की बात हुई थी तो ये नेशनल 552 हाईवे भी बन के तैयार हो गया। दिमनी विधानसभा सीट बीजेपी ने आखिरी बार 2008 में जीती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया यहां से जीते थे, लेकिन मार्च 2020 में वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। 2020 में दिमनी में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के रविंद्र सिंह भिड़ौसा ने बीजेपी उम्मीदवार दंडोतिया को हराया था। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय के वोटों को हासिल करने के लिए राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। चुनाव में आदिवासी संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति यानी कि जयस का एक धड़ा निर्दलीय, आपको बता दें, उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बाकी राजनीतिक दलों को चुनौती दे रहा है। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय के वोटों को हासिल करने के लिए राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। चुनाव में आदिवासी संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस का एक धड़ा निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बाकी राजनीतिक दलों को चुनौती दे रहा है। जयस जो है एक सामाजिक विचारधारा है। हम लोगों ने पहले तय किया था कि हम लोग 10 वर्षों से ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व तैयार करने के लिए काम किए हैं। अब वक्त आ चुका है राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व को भेजने का। तो हम लोगों ने एक थीम चलाए हैं कि वोट हमारा, क्षेत्र हमारा, तो नेता चुनने का अधिकार भी जनता का होगा। इसी तर्ज पर हम लोगों ने 4 उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची जारी की है, जिसमें जयस का समर्थन रहेगा उन उम्मीदवारों को। 2018 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट काफी हद तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया था। पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी ने आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से जुड़े आदिवासी नेता सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। समाज का काम करते करते इन्होंने दबाव समूह के रूप में काम करना शुरू किया और समाज
तो गया अलग, इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी और डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ लिए। इसी से सिद्ध होता है कि लोग उनके मन में कितना पाप भरा था। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राज्य का आदिवासी समुदाय पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ा है। उनके मुताबिक जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। देखिए, ये एक सामाजिक संगठन है। आदिवासी सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन का फर्क बहुत अच्छे समझता। उन्हें पता है ये संगठन किसी भी तरह अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकता। आदिवासी इस चीज़ को समझता था ताकि आदिवासियों की मूलभूत समस्या है ये संगठन दूर नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक संगठन है। तो कुल मिला के जो इनका वोट बैंक तो कुछ है ही नहीं। जितने आदिवासी वर्ग के वोट है सब कांग्रेस के पास आ रहे हैं। तो ये एक सामाजिक संगठन से कई कांग्रेस से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आदिवासी समुदाय के लोग चुनाव से पहले अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे वादों की असलियत को अच्छी तरह समझते हैं। वे बेरोजगारी को अपने समुदाय की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पर रोजगार की है, क्योंकि रोजगार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से लड़के लड़कियाँ जो भी हैं ये रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे गुजरात, इंदौर, बाहर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है इन लोगों को। तो सबसे बड़ा तो एक मुद्दा यही है कि यहाँ रोजगार के लिए आदिवासी बेल्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। नेता जब उन काम आता है, चुनाव आते हैं, जब नेता पूछते हमको, जब पहले कोई नहीं पूछ रहा था कि किसान किस स्थिति में है, आज चुनाव आया तब नेता किसान याद आया। वोट लेना उनको तो केवल वोट लेके और वापस वही स्थिति। हालांकि चुनाव से पहले ही जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से जुड़े लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलवा ने दूसरे गुट की तरफ से जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। हीरालाल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। चुनाव में उतरने का निर्णय 15 के बाद ही लिया जाएगा इसका। और जो सूची जेएस के नाम से जो प्रचारित किया जा रहा है और जेएस के कार्यालय को लेके भी कई बार झूठ और अफवाह फैलाई जा रही है, उसका सारा हम खंडन करते हैं। और युवाओं से यही अनुरोध है कि चुनाव के इस मौसम में कई बरसाती मेंढक बाहर निकलते हैं और अफवाहों से भ्रम से दूर रहें और समाज को एकजुट कर युवा नेतृत्व देने के लिए सही नेतृत्व चुने, सही युवाओं को चुने। सभी दलों में आदिवासी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की होड़ लगी है। जैसे जैसे 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, आदिवासी समुदाय के दिल और दिमाग को जीतने की लड़ाई और तेज होने की संभावना है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हासिल होते हैं।